हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? बेटा आई एम ऑडिबल, विजिबल? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है? चलो। अच्छा। हम्म, हाँ। तरुण सर गुस्सा हो गए थे? क्यों हो गए थे भाई? तुमने कुछ गड़बड़ की क्या? हैं? कुछ गड़बड़ की तुम लोगों ने? कुछ गड़बड़ की? मैं परफेक्ट हूँ। हाँ, तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू बेटा। क्योंकि गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि एक गैप के बाद हम फिर अगेन मिल रहे हैं और आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ह्यूमन फिजियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यस, एक बहुत बड़ा यूनिट, हाई वेटेज यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, हाँ, हाई वेटेज यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले सुन लो मेरी बात। इसका क्यूमुलेटिव टेस्ट, ठीक है, समझ लो होने ही वाला है। ठीक है, तैयारी करके रखना, पूरे ह्यूमन फिजियो को रिवाइज करके रखना, प्रॉपर टाइम मिलेगा, टेंशन मत करो। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में एंड कराऊंगा, तब तक ह्यूमन फिजियो आप कंप्लीट कर लो, जिससे कि अच्छे से, क्योंकि ह्यूमन फिजियो का वेटेज लगभग 14 क्वेश्चन का है। समझ रहे हो? हाँ, लगभग 14 क्वेश्चन का है। तुम इतने बड़े बड़े मैसेज क्या लिख रहे हो यार? मैं तो पढ़ भी नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। ठीक है, तसल्ली से देखूंगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, अभी छोटे छोटे मैसेज लिखो यार, मैं देख पाऊं। केमिकल, अच्छा केमिकल का बैकलॉग है। देखो, मैं तभी टाइम दे रहा हूं तुम्हें यार, तुम अपने बैकलॉग कवर कर लो। ठीक है, अपने बैकलॉग कवर कर लो। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, एक्चुअल में हमारा सिलेबस काफी हो चुका है। हम 11 वाला पार्ट एंड पर आ रहे हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल के बाद मेरे दो चैप्टर बचेंगे। ठीक है, एक एनिमल किंगडम, एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ओनली फ्रॉग है, पर मैं फ्रॉग, कॉकरोच और थोड़े से एनिमल टिश्यू, जो जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो इंक्लूड कराऊंगा उसके अंदर। क्लियर है? समझे? हाँ बेटा, तो देखो यार, मेहनत तो थोड़ी सी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं 12th चालू करूंगा। 12th क्या होती है ना, चालू और एंड पता ही नहीं चलता कब हो गया, क्योंकि तुम्हें भी बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, क्योंकि तुम बोर्ड का एग्जाम दिए होते हो। ठीक है, और मैं भी मल्टीपल टाइम पढ़ा चुका होता हूँ, क्योंकि 12th वाले बच्चों को भी पढ़ा रहा होता हूँ। अभी 12th की सीरीज भी चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी हम। ठीक है, हाँ बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि ऑलरेडी ऑलरेडी वो बहुत तेजी से निकलता है। तो 11th वाले पार्ट को सबको स्ट्रॉन्ग करना है, और मैं सच कह रहा हूं, 11th वाला पार्ट मैक्सिमम बच्चों का, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, वीक रहता है। कितने लोग इसके लिए एग्री हैं, जब बताओ? 11th वाला पार्ट तुम सबका वीक रहता है, कितने लोग एग्री हैं इसके लिए? यस यस, इसी को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, इसी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं टेंशन मत करो, पैरेलल रिवीजन की भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी प्लानिंग कर रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, पहले एक बार 11th पूरी मुट्ठी में ले लो, फिर 12th के साथ में 11th का कुछ ना कुछ मतलब पैरेलल लेके चलूंगा, जो कि मतलब तुम्हें पुश करेगा रिवीजन करने के लिए। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, तो बस अब आ जाओ बायोमोलिक्यूल। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल का वेटेज भी ठीक ठाक है, 3-4 क्वेश्चन का वेटेज कम से कम है, मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन, मतलब जो हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने होते हैं, वो आउट है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से एक आता ही आता है। ठीक है, प्रोटीन से एक मिल जाता है, मतलब एंजाइम वाले पार्ट से इसका। ठीक है, आता ही आता है एंजाइम वाले पार्ट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन मिल जाता है। तो कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है भाई, यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, हाँ, और एनसीईआरटी से ही मिल जाते हैं। बहुत टिपिकल क्वेश्चन अभी तक बायोमोलिक्यूल पर नहीं बना। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल को बहुत, क्योंकि पता नहीं क्यों बच्चा, अच्छा आवाज में कोई, हाँ, अब बताओ, साउंड ठीक है?
बायोमोलिक्यूल में देखा मैंने, बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा भूल जाते हैं, ठीक है, याद नहीं रहता। तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि जब मैं बायोमोलिक्यूल का एंड करूंगा, 9 से 10 लेक्चर हैं शायद बायोमोलिक्यूल के, इन 10 लेक्चर के बाद मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, बायोमोलिक्यूल के सारे कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं बायोमोलिक्यूल के और एनिमल किंगडम के, क्योंकि दो टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चे भूलते हैं, बायोमोलिक्यूल और एनिमल किंगडम। तो ये मैं बहुत घुटाने वाला हूं, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, क्लास में कंसेप्ट और बाद में मैं स्ट्रेटजी लेके चलूंगा जिससे कि तुम्हें वो चीज याद रहे, ठीक है? हाँ, चैप्टर लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर लेंदी है तो क्या हुआ, ठीक है, समझ रहे हो बिल्कुल, समझ रहे हो, घुटाने वाला काम करेंगे यहां पर, सेट कराने वाला काम करेंगे, तो टेंशन मत करो, ठीक है? हाँ, चलो करें स्टार्ट। तो टारगेट देख लो क्या है, दो तो मेन टारगेट हैं आज इसके, दो टारगेट मेन लेके चल रहा हूं, पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगा इसका मैं, ठीक है, और एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन कराऊंगा, ठीक है। हाँ, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा, मोस्ट प्रोबेबली कल वाली क्लास में ले सकता हूं मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्लियर है बिल्कुल? समझे? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? हाँ, मेजर टेस्ट का रिजल्ट आपको, अच्छा उन्होंने सेंड नहीं किया, ठीक है, कल वाले लेक्चर में मेजर टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा शायद किसी ने उसको दिखा दिया होगा। रिजल्ट आपको डिस्कस किया, मतलब जो मैं लेकर के आता हूं उस तरीके से? नहीं नहीं, मैं तो उसको बहुत, आकाश में था तो जूलॉजी में ही था, मैं तो कंटिन्यू पढ़ाता ही रहा हूं उसको, ठीक है। हाँ, इससे पहले जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर था वहां ऑफलाइन क्लासों के अंदर, मतलब पेड क्लासों में सब में पढ़ाया है मैंने। हाँ, समझ रहे हो, हाँ वहां भी पेड क्लासों में पढ़ाया है। वाईटी पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि वाईटी पर जूलॉजी बॉटनी में थोड़ा सा वो रहता था कंट्रोवर्सी से, कि बॉटनी में जाएगा कि जूलॉजी में जाएगा, बॉटनी वाले कहते थे हम कराएंगे। तो मेरा क्या है कि भाई जो कराए ठीक है, बच्चों को हो जाए, ठीक है। तो हाँ, उस प्लेटफॉर्म पर बाद बाकी का फिर हमने जो स्टार्ट किया उसमें चल रहा था, वो चलता रहा, कि अब हम थोड़ा चाह रहे थे कि जूलॉजी और बॉटनी का बिल्कुल एकदम इक्वल वेटेज आ जाए, इक्वल वेटेज। तो इस बार मैंने उसको इधर जूलॉजी में शिफ्ट कर लिया है, जिससे कि बॉटनी और जूलॉजी बिल्कुल इक्वल वेटेज आ जाए और एक साथ सेम डेट पर खत्म हो पाए, ठीक है। अब बिल्कुल इक्वल वेटेज है, यही 8-10 लेक्चर का डिफरेंस होता था, वो अब इक्वल आ जाएगा, अब सेम टाइम चीजें खत्म होंगी। ओके, हाँ बुक देख बेटा, कल तक का ऑफर था मैंने बताया था ना, चला गया आपको, अब तो तुम ठीक है। एनसीईआरटी साथ कराऊंगा मैं, आ जाओ। एनसीईआरटी रीड में साथ करा दूंगा बायोमोलिक्यूल की, और मैं एनसीईआरटी का सेशन भी लेने वाला हूं, ठीक है, उसकी टेंशन मत करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा सबसे पहले, मतलब बिल्कुल बायोमोलिक्यूल का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि बायोमोलिक्यूल है क्या, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? रिवीजन तो मैं करा रहा हूं बेटा ऑलरेडी, ठीक है, टेंशन क्यों कर रहे हो? देखोगे लास्ट वाले चैप्टर का रिवीजन मल्टीपल टाइम करा दिया है ना, हाँ। जेनेटिक्स तो तरुण सर ही कराएंगे, ठीक है, जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर तरुण सर ही कराएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के बाद विटेज बराबर आ जाता है, ठीक है, हाँ इस चैप्टर से क्या है ना, विटेज मतलब, विटेज का मतलब है नंबर ऑफ लेक्चर जूलॉजी और बॉटनी में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई बायोमोलिक्यूल है क्या, ठीक है, बायोमोलिक्यूल है क्या, बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स समझ रहे हो, इट इज अ केमिकल विच प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, क्लियर बिल्कुल? भाई बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब लिविंग, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग सेल के अंदर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल, क्लियर बिल्कुल? हाँ, ठीक है, मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन लिविंग सेल, यस, हाँ बेटा। ठीक है, हाँ, मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट इन लिविंग सेल, आ जाओ, ठीक है, लिख रहे हैं मॉलिक्यूल
which present in all living cells and organism. भाई ऐसे मॉलिक्यूल जो सारे के सारे लिविंग सेल्स, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, ऑल लिविंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं, उनको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल? क्या बोलते हैं इनको? बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्डर किसी का ट्रैक नहीं हो रहा तो पैनिक मत हो, तुम्हें मतलब मैं सच कह रहा हूं, टाइमली चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? क्लियर है? हाँ, यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट? वापस आओ। इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है? इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन तो 10 से पढ़ रहा है तू? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं, एक टर्म और मैं बता रहा था अभी जस्ट अभी, इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन विच प्रोड्यूस्ड बाय या ऑप्टेन बाय, क्लियर है? विच प्रोड्यूस या ऑप्टेन फ्रॉम लिविंग सेल्स, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है? इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन विच प्रोड्यूस या obtain from living cells. Called biomolecule. क्लियर? बिल्कुल ठीक है, दोनों तरीके से कह सकते हो भाई। बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल्स मतलब ठीक है केमिकल्स जो लिविंग सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर? लिविंग सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे केमिकल, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है? अगर बायोमॉलिक्यूल की बात करूं मैं, ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल बेटा ऐसे याद रखो, ठीक है? अगर मैं बायोमॉलिक्यूल की बात करता हूं तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं। हाँ, मैं एडमिशन लिया है। चलो ठीक है, हाँ वापस आ जाओ, ठीक है? तो बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं बेटा, तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जगह है इसी में लिख देता हूं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए बायोमोलिक्यूल बेटा ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और बेटा आप तुम दिमाग इधर उधर से हटा लो, ठीक है? ठीक है, हाँ दिमाग तुम जो मैसेज कर रहे हो ना, इन सब मैसेज की फालतू मैसेज दिमाग हटाओ, एकदम फोकस करो उधर, तभी मजा आएगा। क्लियर है ना बिल्कुल? हाँ बेटा, गुंजन बेटा इधर, ठीक है, इधर 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 फोकस, इधर राज बेटा इधर। क्लास 11th में हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल क्लास 11th की तरह ही पढ़ा रहा हूं, पूरा पूरा ह्यूमन फिजियो ऐसे पढ़ाइए क्लास 11th की तरह, ठीक है? तो अब भी तुम्हें क्लास 11th की तरह ही पढ़ना है, ठीक है? तुम खुद देखोगे मैं बहुत तेज लेके नहीं चल रहा, कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की हुई है, ठीक है? ह्यूमन फिजियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अभी रिवीजन स्ट्रेटजी में लेकर के आऊंगा। तू 11th में छोड़, तू अगर 10th में भी होता तो तेरे के कंसेप्ट क्लियर हो रहे होते। चलो ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल? यहां क्या बात कर रहे थे हम? मॉलिक्यूल्स विच प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल एंड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, ये वो, प्लांट, एनिमल, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है इन सब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स ही हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं या जिनसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वो सारे के सारे बायोमोलिक्यूल है। यानी बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और बायोमोलिक्यूल इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। यस, अंतर इतना है कि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल खुद सिंथेसाइज करती है, बट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो सेल के अंदर नहीं बनते, ठीक है, सेल उसको ऑब्टेन करती है, क्लियर, बिल्कुल बाहर से लेती है। अब प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट रूट से लेंगे, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, प्लांट कहां से लेंगे, रूट से लेंगे। एनिमल की बात करते हैं तो हम खाते हैं कि न किसी को, तो उस इनटेक करने से फूड के इंजेक्शन के थ्रू इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को लेते हैं, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूं, ऑर्गेनिक की बात करता हूं, synthesized by cells, not synthesized by cell। बेसिक बात समझ में आई? अभी बेसिक बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं, ठीक है, फिर मैं आगे लेके चलूंगा बहुत छोटी छोटी बातें बता करके, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज अमाइनो एसिड, ठीक है, यस ये बायोमोलिक्यूल ही है बेटा, ग्लूकोज अमाइनो एसिड बायोमोलिक्यूल ही है, यस। अब तुमसे मैं बात करूं, तुम बताना, पृथ्वी सबसे पहले क्या बना, यूनिवर्स बना, आपको पता ही है। यूनिवर्स पर कौन बनी आगे जाकर के, भाई डिफरेंट प्लेनेट बने उसमें, भाई डिफरेंट गैलेक्सी बनी। गैलेक्सी में आप जानते हो, ठीक है, हमारा सोलर, हमारा जो सौर मंडल है, ठीक है, हाँ, उसमें हमारी जो अपना प्लेनेट है अर्थ वो बना। फिर अर्थ पर जीवन आया, यानी अर्थ पर बायोमोलिक्यूल्स बने, उन बायोमोलिक्यूल से जीवन बना, सिंपल सी बात है। यानी अर्थ पर मिलने वाले जो भी कंपोनेंट थे उनसे बायोमोलिक्यूल बने इंटरेक्शन से, ठीक है, उन बायोमोलिक्यूल से जीवन बना। यानी हमारे अंदर जो चीजें होंगी, भाई हम तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, अर्थ क्रस्ट कैसी है, नॉन लिविंग है, तो क्या हमारे अंदर और अर्थ के अंदर जो चीजें होंगी वो डिफरेंट होंगी या सिमिलर होंगी, जरा बताओ। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और जो आपका नॉन लिविंग मैटर है, नॉन नॉन लिविंग अर्थ क्रस्ट है, उसमें हमारे अंदर और अर्थ क्रस्ट के अंदर चीजें सिमिलर होंगी या डिफरेंट होंगी। हम कहते हैं मिट्टी से बने हैं और अंत में मिट्टी में ही तो मिल जाएंगे, ये तो होता है ना, ठीक है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं भाई हमारे अंदर वही पंच तत्व हैं, ठीक है, और जब डेथ होती है वही वातावरण में फिर विलीन हो जाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में हम बने ही उसी से हैं और उसी में मिल जाना है। यानी अगर सिमिलरिटी की बात की, एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी पूछ भी रही है इस चीज को, मैं उस पर भी आ रहा हूं, तो उसके हिसाब से काफी चीजें लगभग लगभग सिमिलर है, पर अंतर क्या होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर ज्यादा हैं और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा हैं, क्लियर, बिल्कुल, हाँ सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलरिटी होगी, बिल्कुल सही सिमिलरिटी होगी, बट अमाउंट डिफरेंट होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बट अमाउंट डिफरेंट होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाली बात, ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात, एक मिनट, बट अमाउंट डिफरेंट होगा। हम्म, जैसे सबसे पहले भाई अगर मैं बात करता हूं कि इवोल्यूशन जब हुआ, इवोल्यूशन के टाइम पर अर्थ पहले बनी होगी, ठीक है, इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, इवोल्यूशन जब हुआ तो इवोल्यूशन के टाइम पर पहले अर्थ बनी होगी, इस समझ में आएगा आपको। जब अर्थ बनी होगी तो अर्थ पर कौन बने होंगे, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल्स, और इन बायोमोलिक्यूल से कौन बना, इन बायोमोलिक्यूल से कौन बना, लाइफ बनी, लाइफ बनी। यानी अगर मैं तुमसे कहूं कि अर्थ और लाइफ में, अर्थ और लाइफ में, लाइफ का मतलब समझ गए होगे, इसमें सिमिलरिटी होगी या भाई डिफरेंट होंगे, भाई अर्थ से ही तो बने हैं और लास्ट में अर्थ में ही मिल जाना है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है।
सिमिलर मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ ही रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है देयर इज वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, ठीक है, वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर, यस, ठीक है। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन अवर माइंड, ठीक है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल्स, ये एनसीईआरटी की, मतलब केमिकल्स का मतलब है एलिमेंट और कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, कौन, एक मिनट देखना। तो बात चल रही थी बेटा कि क्वेश्चन था एक, भाई एनसीईआरटी ने दे रखा है आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल्स, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, क्या ये सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। कोई नहीं, लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब तू यहां फोकस कर, ठीक है, अब यहां फोकस कर, साउंड परफेक्ट है ना मेरी, यहां फोकस करो, हाँ, ठीक है। तो ये क्या, जैसे मैं अगर मैं कंपैरिजन करूं, अभी मैं पूरा एनसीईआरटी का वो भी लेके चल रहा हूं, ठीक है, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इधर ले रहा हूं मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम यहां एनिमल की बात कर लेते हैं, हम यहां प्लांट की बात कर लेते हैं, या हम माइक्रोब्स बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, माइक्रोब्स की, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। और यहां मैं बात करता हूं अर्थ क्रस्ट की, ठीक है भाई, हम कह रहे हैं ना कि नाउ क्वेश्चन दैट अराइज अवर माइंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स, ठीक है, तो इधर बात करता हूं मैं अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, मैं दोनों में कंपैरिजन कर दे रहा हूं, जैसे एनसीईआरटी करवाना चाह रही है, मतलब एनसीईआरटी पर मास्टरी करनी है मुझे आज, ठीक है, अच्छे से तुम्हारी मतलब मजा आ जाए, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एनसीईआरटी क्या बोलती है भाई, एनसीईआरटी बोलती है, समझना मेरी बात, एनसीईआरटी बोलती है कि सबसे ज्यादा, जिस तुम्हें दिखा भी दूं मैं, ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है कि अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं, कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन मात्र 0.1 और 0.03% है, समझ रहे हो,
जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, अच्छा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर देखोगे तो ये स्पेशली में कार्बन कार्बन का दिया है इन्होंने, ठीक है, हाइड्रोजन तो चलो 0.5 है, ठीक है, फिर भी चलो ठीक है, फिर भी अगर देखोगे 0.1 और 0.5 काफी अंतर है, 0.0 से लेकर के 18 काफी अंतर है। तो कार्बन हाइड्रोजन ये तो खैर ठीक है, लगभग ठीक है, दोनों ही हायर रेट पर ही है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के लिए एनसीईआरटी कह रही है कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन हाइड्रोजन कंपैरेटिव ह्यूमन बॉडी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल होता है और अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम होता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो डायरेक्टली उठाई जाती हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, ठीक है। यहां हमने बात की है अर्थ क्रस्ट की जो नॉन लिविंग है, और यहां हमने बात की है ह्यूमन बॉडी की जो लिविंग है। क्लियर बिल्कुल। तो लिविंग मैटर के अंदर एनसीईआरटी कहना चाह रही है, या आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन लिविंग में ज्यादा होते हैं कंपैरेटिव नॉन लिविंग, जबकि सिलिका की बात करते हैं तो यहां बहुत अबेंडेंट होती है, बहुत ज्यादा। कंपैरेटिव ह्यूमन बॉडी यहां पर नेग्लिजिबल होता है, हमारी बॉडी के अंदर सिलिका नेग्लिजिबल होता है, सिलिकॉन जानते हो ना। अच्छा न्यू, वैसे मैंने लिया तो न्यू एनसीईआरटी का ये 2026 की जो अभी एनसीईआरटी अपडेट हुई है उसी का लिया है मैंने, ठीक है, लिया तो उसी से है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी लेटेस्ट अपडेट मैंने उठाया है अभी यहाँ, ठीक है, नेट से ही न्यू एनसीईआरटी डाउनलोड की है, ठीक है। मैं एक बार फिर देख लूंगा हाइड्रोजन का अगर अपडेट हुआ है तो। क्लियर है। हाँ हाइड्रोजन का अब, क्योंकि ये वास्तव में मुझे खुद कम लग रहा है, ठीक है, बट फिर भी इसको देख लेंगे एक बार अभी। पर जो मैंने एनसीईआरटी अभी ली है वो लेटेस्ट एनसीईआरटी ली है, जो नेट पर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर दे रखी है, 25-26 की एनसीईआरटी है, इसलिए मैंने, ठीक है, जो भी डेटा है वहीं से ली, जो भी एनसीईआरटी ले रहा हूं वहीं से ले रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ हाँ अगर मैं बेसिक, हाँ बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं मैं, तो बेसिक में अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, एटसेट्रा, जो कहना चाह रही है एनसीईआरटी, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट है। सेम अगर मैं अर्थ क्रस्ट में भी देखता हूं तो यहां पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा यहां पर भी प्रेजेंट है। यानी इनमें क्या देखने को मिल रही है, सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, ठीक है, ये सिमिलर है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, समझना, जैसे एनसीईआरटी कहना चाह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कार्बन एंड हाइड्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, मोस्ट अबेंडेंट, ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट अबेंडेंट। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन बहुत लेस होते हैं, कंपैरेटिव लेस, ठीक है। अभी मैं जो भी यूज कर रहा हूं लेटेस्ट एनसीईआरटी से ही यूज कर रहा हूं, समझे। हाँ लेटेस्ट एनसीईआरटी यूज कर रहा हूं बिल्कुल, जो वेबसाइट पर अपडेटेड है, इसलिए एकदम कूल रहो, ठीक है। भैया दीदी कभी कभी वीडियो बनाने के चक्कर में पता नहीं कहां से डेटा उठा के लाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ऑथेंटिक एनसीईआरटी की वेबसाइट की चीजें यूज करता हूं, ठीक है, जो भी चीजें वहीं से निकालूंगा, ठीक है। मैं खुद देखता हूं उनके वीडियोस, पता नहीं कहां कहां से डेटा लेकर के आते हैं, वीडियो मतलब व्यू के चक्कर में, और कुछ ऐसा डेटा देते हैं बच्चा कंफ्यूज हो जाए, यार ये तो तुमने देखा ही नहीं कहीं, ठीक है। ठीक है, तो मैं नई एनसीईआरटी अभी चेक कर लूंगा, उस एनसीईआरटी में अगर अपडेट होगा, क्योंकि मैंने तो अभी ऑनलाइन ही निकाली है, ठीक है, तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। हाँ बेटा एनसीईआरटी चेंज हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी चेंज हुआ है और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको अभी मैं जो हाइड्रोजन वाला है उसको मैं कल अपडेट कराऊंगा एक बार फिर से, मैं 2-3 साइट से और अपलोड कर लूंगा, पर एनसीईआरटी की ऑथेंटिक साइट है, ठीक है। अगर मैं सिलिका की बात करता हूं, एसआई सिलिका, सिलिका की बात करता हूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये न के बराबर है, ठीक है। ठीक है, पर यहां पर मोस्ट अबिंडेंट है, यस मोस्ट अबेंडेंट है, ठीक है। यहां सिलिका बहुत ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट में, तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है एनसीईआरटी की, मैं आपको बता दूंगा। यहां से ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है,
ऊपर वाला नहीं, बेसिक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, अगर देखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, नॉन लिविंग के अंदर लेस होते हैं। सिलिका लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेग्लिजिबल होता है, जबकि यहां पर मोस्ट अबेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी क्यों देखने को मिल रही है? सिमिलरिटी क्यों देखने को मिल रही है? मैंने अभी बताया, ड्यूरिंग एवोल्यूशन, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी के अंदर, एटीपी। और आप जानते हो, ठीक है, ये अपना फूड भी खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, फूड फूड भी खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। और ये रूट से, भाई जितने भी सब्सटेंस है रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। और आप जानते हो फूड चेन के अंदर प्लांट को कौन इंटेक करता है? ये मानो फूड चेन है, मान लो फूड चेन है, ये आप पढ़ चुके होगे कहां पर, ठीक है, इकोलॉजी के अंदर फूड चेन है। तो फूड चेन में कौन आते हैं? एनिमल्स आते हैं। फूड चेन में कौन आएंगे? एनिमल्स आएंगे, ठीक है। आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, समझना मेरी बात, आफ्टर दैट डेथ ये सारे एनिमल कहां भाई मिक्स हो जाएंगे? आप समझ गए, सॉइल के अंदर, ठीक है। आफ्टर डेथ ये भी सॉइल में जाएंगे, ठीक है। आफ्टर डेथ ये भी सॉइल में जाएंगे, ठीक है, सारे एनिमल सॉइल के अंदर। डिके हो गया इनका, ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऊपर चले गए, इनऑर्गेनिक नीचे आ गए। और यहां से इनऑर्गेनिक, इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? अगेन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी। इसलिए क्या कह सकते हो, ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट। और इन एनिमल्स के अंदर ये साइकिल कंटिन्यू मूव करती है। बस यही कह सकते हो, कुछ चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती हैं, कुछ अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होती हैं, ठीक है। कुछ वहां कम होती हैं, कुछ यहां कम होती हैं, पर साइकिल कंटिन्यू चल रही है, मतलब काफी कुछ सिमिलरिटी है। यस, ठीक है। आफ्टर डेथ माइक्रोब्स, चाहे माइक्रोब्स भाई कोई भी हो, ठीक है, माइक्रोब्स तो हर जगह है, ठीक है। ये साइकिल कंटिन्यू चल रही है। ओके, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, मैं हाइड्रोजन 9.5 कर देता हूं तुम्हारे कहने पर, ठीक है। इसको मैं कल अपडेट करूंगा बिल्कुल, ठीक है। अभी तो मैंने तो 9.5%, ठीक है, न्यू NCERT, पर मैं इसको कल अपडेट करूंगा प्रॉपर तरीके से, सेम इस पीपीटी को। ओके, ठीक है। परसेंटेज याद नहीं रखना, ठीक है, इनमें कभी क्वेश्चन नहीं आता, बस क्वेश्चन ये आता है ज्यादा क्या है कम क्या है, ठीक है, ज्यादा क्या है कम क्या है। और एक रिड्यूसिंग ऑर्डर आप चाहो तो याद कर सकते हो, बस एक रिड्यूसिंग ऑर्डर, इतना नहीं याद, कहीं जिंदगी में ना क्वेश्चन आया ना कभी आएगा, कितना भी टिपिकल कर ले। नॉलेज के लिए रिड्यूसिंग ऑर्डर होना चाहिए। सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में, सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ठीक है। OCH, नहीं, OCN सबसे ज्यादा होगा। और नाइट्रोजन के बाद नंबर आएगा OCN, नाइट्रोजन के बाद नंबर आएगा आपका, ठीक है, कैल्शियम का, OCN, कैल्शियम। भाई नाइट्रोजन के बाद कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद आप आ जाओ हाइड्रोजन। मतलब अभी सॉरी, अगर अपडेट हो गया तो चेंज हो जाएगा ना फिर तो, हाँ, ठीक है, 9.5 हो गया ना ये, तो OCH हो जाएगा ना फिर तो, कि हाइड्रोजन के कंपाउंड ही होते हैं OCH। अब आप कह सकते हो H के बाद N, और N के बाद, ठीक है, आप आओगे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम के बाद सिंपल सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम। बस, अगर ये मैं कंडीशन लिख रहा हूं,
अगर याद कर सकते हो तो बस रिड्यूसिंग ऑर्डर के अंदर इसको याद कर लेना, OCN, क्योंकि अब हाइड्रोजन बढ़ गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, इसको फिर भी मैं अपडेट देखूंगा। OCHN, फिर कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इसको याद कर लो बस। बाद बाकी का क्वेश्चन जो बनेगा इन 2 लाइनों से बनेगा। क्वेश्चन जो भी बनेगा वो इन 2 लाइनों से बनेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन मोस्ट अबिंडेंट होते हैं, अर्थ क्रस्ट में लेस। सिलिका यहां नेग्लिजिबल होती है, यहां मोस्ट अबिंडेंट होती है। अबिंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्लियर है बिल्कुल। अब देख लो सिलिका 27.7 बहुत ज्यादा है। क्लियर, यहां पर नेग्लिजिबल है। तो कंपैरिजन देखोगे तो बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, बहुत डिफरेंस है। इसमें सबसे ज्यादा नहीं होती है कंपैरेटिव अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी, ये बहुत ज्यादा होती है, ये नेग्लिजिबल होती है। क्लियर है, तो ये आपको इतना याद रखना है। ये रिड्यूसिंग ऑर्डर याद रख लो, ठीक है, 2 लाइनें ये याद रख लो। ठीक है, ये क्यों सिमिलर होते हैं, ये साइकिल चलती है इसलिए सिमिलर होते हैं। ये आप समझ में आ गया आपको। ये भी मैंने समझा दिया, अभी बताया था मैंने कि जितने भी नॉन लिविंग, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, मैंने बताया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते नहीं हैं, ये अर्थ से इसको एब्जॉर्ब करते हैं या किसी और प्लांट एनिमल से इनटेक करने से हमें मिलता है। ठीक है, नॉट सिंथेसाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नॉट सिंथेसाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये साथ मैंने ऐड करा दिया है। हाँ, नॉट सिंथेसाइज बाय सेल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सेल नहीं बनाते। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं बायोमोलिक्यूल सेल बनाते हैं, पर बायोमोलिक्यूल के अंदर दोनों ही इंक्लूडेड हैं। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब यही पहली स्लाइड है बेटा, यहां से स्टार्ट किया है मैंने कि बायोमोलिक्यूल होते क्या हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये कार्बन, ठीक है, इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन विच प्रोड्यूस या ऑप्टेन, ठीक है, ऑप्टेन फ्रॉम लिविंग सेल्स, इनको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें इनऑर्गेनिक नहीं आते हैं। अंतर इतना है, ऑर्गेनिक जितने भी कंपोनेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल, इनको सेल खुद बना लेती है, इनको सेल बना नहीं पाती, इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाती, लेती है। पूरा मैं एक्सपेरिमेंटल समझा दिया क्यों लेती है, क्यों लेती है, क्योंकि बेटा ये साइकिल चलती है। ठीक है, ये डिके होके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐश बनती है, इसको ये ले लेते हैं, अगेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट ये खुद बना लेते हैं, फिर फूड चेन चलती है, अगेन डिके होते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर है, इससे 2 चीजें क्लियर हुई कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी हैं बायोमोलिक्यूल्स, वो ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद नहीं बनाते, उसको इनटेक करते हैं। ले लो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो सारी सारी इंक्लूड कर ही रहा हूं उसके अंदर। ठीक है, मैंने नई एनसीईआरटी को कट कॉपी पेस्ट करके लगा तो दिया है यहाँ पर। 1 मिनट, अच्छा अच्छा, ओके, ये पीपीटी पुरानी वाली है, मैंने एनसीईआरटी, अच्छा न्यू एनसीईआरटी लगा रखी है, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, न्यू एनसीईआरटी लगा रखी है मैंने, बिल्कुल सही, अपडेट हो गया है। वो पुरानी पीपीटी वाला का लगा हुआ था, न्यू एनसीईआरटी में अपडेटेड है हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। ठीक है, मुझे लगा मैंने यहां से कट किया है उसको। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में हाइड्रोजन अपडेटेड है, ये पूरी न्यू एनसीईआरटी में लेके चल रहा हूं साथ साथ। ठीक है, टेंशन मत ले लो, ये अपडेशन है, ये न्यू एनसीईआरटी का अपडेशन ऑलरेडी है। अब आगे भी मैं न्यू एनसीईआरटी ही लगा दूंगा, स्लाइड चेंज कर दूंगा मैं। चलो, इसमें कोई डाउट है किसी को, इसमें कोई डाउट है किसी को, यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। सिमिलरिटी क्यों है समझ में आ गया। ठीक है, क्या चीज मोस्ट अबिंडेंट किसमें होती है समझ में आ गया। इस टेबल को पूरा याद नहीं करना, इस टेबल के अंदर सिर्फ आपको ये रिड्यूसिंग ऑर्डर याद रखना है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, इसको हटा ही देता हूं, जब है ही अपडेट हो ही चुका है, इसको याद ही नहीं करना आपको, हटा ही दो। 9.5% है न्यू एनसीईआरटी, ये अपडेटेड है। ठीक है, क्लियर है, ये रिड्यूसिंग ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन मोस्ट अबिंडेंट हैं, ये मैंने बताई दी आपको, 9.5 9.5। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। कार्बन हाइड्रोजन कंपैरेटिव अर्थ क्रस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, कंपैरेटिव अर्थ क्रस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। यहां कंपैरिजन किया है हमने इसका, यहां कंपैरिजन किया है, यहां कंपैरिजन किया है, यहां पर इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया। हाँ, कार्बन कंपाउंड ओनली ऑर्गेनिक होते हैं, बिल्कुल सही, कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, तो अभी बोला ना कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं
वो सेल खुद बना लेती है, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो सेल खुद नहीं बना पाती, उसको वो अर्थ से या एनिमल, जैसे हम लोग प्लांट और एनिमल खाते हैं तो उनसे ले लेते हैं। समझे? अब बताओ यहां तक कोई डाउट? अभी कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक कराया है मैंने। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक में एक बार रिवीजन करा देता हूँ, कुछ बच्चे बाद में आए, ठीक है। बायोमोलिक्यूल है क्या? बायोमोलिक्यूल बेटा कुछ भी नहीं है, इट इज अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल या ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायो मतलब लिविंग, या ऐसे भी कह सकते हो इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन विच प्रोड्यूस या ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सेल्स, इनको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। कंपाउंड ऑफ कार्बन, जहां कार्बन होगा वहां हाइड्रोजन तो हो गई, ठीक है। क्लियर? बिल्कुल। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चे को, ठीक है। बस ये कि ऑर्गेनिक खुद सिंथेसाइज कर लेती है सेल, इनऑर्गेनिक को खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती। क्लियर? बिल्कुल, इतनी सी बात है। फिर हमने बात की है कि इवोल्यूशन हुआ, अर्थ बनी, फिर उससे बायोमोलिक्यूल बने, फिर लाइफ बनी। तो कहीं ना कहीं अर्थ क्रस्ट और लाइफ में काफी कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। सिमिलर मॉलिक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैंने यहां भी दिया कि जैसे मानो प्लांट है, ठीक है, इसको फूड चेन के थ्रू किसी एनिमल ने खाया, एनिमल को एनिमल ने खाया, इनकी डेथ हुई, अगेन मिट्टी में मिल गए, फिर अगेन एब्जॉर्ब होके प्लांट के अंदर, तो साइकिल चल रही है। तो ये क्या बता रही है कि अर्थ क्रस्ट और इन एनिमल्स के अंदर काफी कुछ सिमिलरिटी है मॉलिक्यूल्स की। इसके बेस पर एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है कि मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट का कंपैरिजन किया, ठीक है। ये लिविंग है, वो नॉन लिविंग है। यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा जो पूरी टेबल बनी है, लगभग लगभग दोनों के अंदर मिलते हैं, पर कार्बन और हाइड्रोजन यहां मोस्ट अबिंडेंट हैं, जबकि अर्थ क्रस्ट में कंपेरेटिव बहुत लेस हैं पॉइंट्स के अंदर। यहां पर सिलिका नेग्लिजिबल है एनिमल्स के अंदर, यहां सिलिका मोस्ट अबिंडेंट है। मैंने टेबल बना के टेबल का दिखा दिया पूरा, टेबल में देखो सिलिका यहां पर कितना है 27.7, जबकि एनिमल के अंदर नेग्लिजिबल, ठीक है। यहां हाइड्रोजन देखोगे 0.14, यहां 9.5, ठीक है, 0.03 और 18.5। क्लियर है? बिल्कुल। कंपैरेटिव देखोगे तो यहां पॉइंट्स के अंदर है, यहां बहुत ज्यादा है। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, ठीक है। अगला याद रखना इसका रिड्यूसिंग ऑर्डर, ह्यूमन के अंदर रिड्यूसिंग ऑर्डर इन ह्यूमन, ठीक है। ये कहां चल रही है? एनिमल के अंदर, इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में आपको रिड्यूसिंग ऑर्डर याद रखना है, क्योंकि हम अभी पूरी ह्यूमन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है? तो ये रिड्यूसिंग ऑर्डर आपको याद रखना है। आप बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? हाँ, ह्यूमन बॉडी का ही याद करना है, क्योंकि इसको मैं आगे यूज करूंगा एक दो जगह, ठीक है, इसलिए यहां याद करा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं? हो गया? चलो, बीएमएस क्रिस्टल क्लियर? नो सर, ठीक है। चलो, अभी तो स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको, इसलिए बहुत बेसिक बेसिक सी, बहुत बेसिक बेसिक बात है बेटा। बीएमएस, अच्छा, किसी किसी में हो सकता है ब्लैंक पेज आ गया हो, मुझे पता नहीं, प्रिंटिंग एरर हो सकती है। अगर तुम कह रहे हो कि सर एक किसी कोई पेज ब्लैंक आ गया है, तो मे बी प्रिंटिंग एरर हो सकती है, मे बी, ठीक है। बाद बाकी का आ जाओ। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, एनसीईआरटी का अगला पैरा, ठीक है। एनसीईआरटी साथ लेके चल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी साथ लेके चल रहा हूं, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर हम। देखो एनसीईआरटी का पहला पैरा क्या कह रहा है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलो, तो मैं पता भी तो चले कि हाँ फील आया। देयर इज वाइड वेराइटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन अवर माइंड कि आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स, ठीक है। यू हैव, ठीक है, लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंट्स एनालिसिस इज, ठीक है, परफॉर्म्ड। हम अब केमिकल मतलब एलिमेंट्स के एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू, इसको पूरा मैं करा के दिखाऊंगा, या एनिमल टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट, इन तीनों को हम लेके चलते हैं, तो हमने क्या ऑब्टेन किया? वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम कार्बन भी देख रहे हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर एटसेट्रा इनको देख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि देयर रिस्पेक्टिव
कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, हमने क्या देखा इन सब का भाई, सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट देख रहे हैं पर यूनिट मास, यानी हमने पर्टिकुलर एक यूनिट का मतलब है ऐसे 1 किलो आधा किलो, ठीक है, इतना मास ले लिया, उनके अंदर पूरी एनालिसिस करके दिखाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी ने एनालिसिस भी दी है। ठीक है, उनका पूरा कंटेंट निकाला, उसकी लिस्ट बनाई हमने। ठीक है, हमने देखा इफ द सेम एनालिसिस, ठीक है, इज परफॉर्म्ड ऑन पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, हमने साथ में सेम एनालिसिस अर्थ क्रस्ट के एक पीस की भी की, देखते हैं भाई दोनों में सिमिलरिटी है नहीं। ठीक है, ठीक है, जो क्या एक तरीके से नॉन लिविंग मैटर है, क्या है, नॉन लिविंग मैटर है। ठीक है, वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, हमें क्या देखने को मिली, बिल्कुल सिमिलर लिस्ट देखने को मिली। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द टू लिस्ट, क्या डिफरेंस है, अब समझना, नो सच डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट क्या देखने को मिला, all the element present in sample of earth crust are also present in a sample of living tissue. However, a closer examination, बहुत क्लोज एग्जामिनेशन किया तब हमें समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी थी, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी थी, ठीक है, जो रिलेटिवली अबिंडेंसी शो कर रही थी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स, जो कहां पर थे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें कार्बन और हाइड्रोजन में अबिंडेंसी देखने को मिली, बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिली कंपैरेटिव अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में लिविंग सेल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी। वो मैंने आपको पूरा लिस्ट बना के दिखा दिया है, तो इस पैरा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहां तक एकदम क्लियर है। अगला पैरा आता है हाउ टू एनालिसिस केमिकल कंपोजिशन, इसको विद एक्सपेरिमेंट कराऊंगा बहुत परफेक्ट तरीके से, आ जाओ। ठीक है, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन लिविंग सेल्स, बहुत सिंपल तरीके से समझना। लिविंग सेल या एनसीईआरटी दो सेल की बात कर रही है, एक लिवर सेल ले ली उसने, ठीक है, लिवर सेल ले ली, ठीक है, एक लीफ ले ली, प्लांट लीफ ले ली उन्होंने, ठीक है, ये तो लिवर सेल है। प्लांट लीफ ले ली हमने, ठीक है, समझना, एक लिवर सेल ले ली, एक प्लांट लीफ ले ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, आप जानते हो, जैसे अभी मेरे पास इस समय नहीं दिख रहा, ठीक है मेरे पास वैसे, ठीक है, एक मोटार पेस्टल होता है, मोटार पेस्टल, ठीक है, एक कह सकते हो मतलब एक चीनी मिट्टी का बर्तन है, उसमें एक इस तरीके से होता है मोटार पेस्टल, दिखा देता हूं मैं, मेरे पास दूसरा वाला है। ठीक है, समझो ये मोटर पेस्टल, इसमें मैंने लीफ डाले और उनको अच्छे से क्या कर लिया, बिल्कुल घुमा घुमा करके, घुमा घुमा के चटनी बना ली। समझना, इस मोटर पिस्टल में मैं कर क्या रहा हूं, इस मोटर पिस्टल में मैंने लीफ ली, या दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, लीफ ले सकता हूं या और, समझना, इनमें से कोई एक चीज ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ठीक है, या ये ले सकता हूं, ठीक है, कोई भी एक चीज ले लूंगा। इस मोटार पेस्टल में अच्छे से इसकी हम क्या करेंगे, चटनी बनाएंगे, समझे, क्या करने वाले हैं, अच्छा तुम्हारे पास भी है, यस सबके पास होगा, ठीक है, हाँ, क्रस्ट कर देंगे इसको अच्छे से, क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे, ठीक है, मोटार और पेस्टल में इसको अच्छे से हम क्रशिंग करने वाले हैं, ठीक है। क्रशिंग करेंगे
और क्रशिंग करने के बाद समझना अच्छे से, क्रशिंग करने के बाद इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे क्रशिंग के टाइम पर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की एक बोतल है मेरे पास। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको हम क्या कर देंगे, यहां से इसके अंदर मिक्स करा देंगे। ये मिक्स करा दिया हमने। जब हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को डालेंगे इसके अंदर और फिर चटनी बनाएंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का सिलरी देखने को मिलेगी। यस, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, नहीं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, सही गलत लिख रहे हो बेटा, ठीक है। ट्राइक्लोरो, हाँ ट्राइक्लोरो, हाँ CCl3 COOH, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा CCl3COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला भाई, एक लिक्विड डाला, और अच्छे से हमने इसकी सिलरी बनाई, ठीक है भाई। एसिड में जो सॉल्युबल होगा वो अच्छे से इसमें घुल जाएगा, ठीक है। जो इनसॉल्युबल होगा वो अच्छे से घुलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। यहां तक कोई डाउट? सिलरी या पेस्ट भी कर सकते हो। अच्छे से पेस्ट बना लिया इसका, ठीक है। अच्छे से पेस्ट बना लिया इसका, ठीक है। सिलरी बना ली, पेस्ट बना लिया। अब इसमें समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, लीफ ली मैंने, ठीक है, या लिवर सेल ली, कोई एक चीज ले सकते हैं, लीफ ले ली मैंने, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने मोटार्ड, ठीक है, और पेस्टल के अंदर उसको अच्छे से क्रशिंग की। साथ में मैंने क्या मिक्स किया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। यहां से क्वेश्चन आएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं हम, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको हमने मिक्स किया और एक बढ़िया सी सिलरी तैयार हो गई, एक पेस्ट तैयार हो गया, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? हाँ भाई, हमें एक सिलरी तैयार करनी है ना, छानना है ना इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसको फिल्ट्रेशन करूंगा। जो सिलरी है मेरे पास, जो सिलरी हमने तैयार की है, जो सिलरी तैयार की है मैंने, उसको मैं अप्लाई करूंगा। अब देखो, एक फनल ली हमने, एक फनल ली हमने,
और फनल में आप एक कॉटन क्लॉथ लगा दो बेटा, छोटा सा कॉटन क्लॉथ, जिससे कि हम छान पाए, चीजों को अच्छे से फिल्टर कर पाए। ठीक है, कॉटन क्लॉथ लगा दिया मैंने जो पोरस है। अब हम क्या करेंगे, सिलरी को धीरे धीरे फनल में डालना चालू करेंगे, और नीचे हम एक बीकर भी बना देते हैं। ठीक है, और धीरे 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 ये आपका फिल्टर होता जा रहा है। हो गया। काफी चीजें आपकी ऊपर रह जाएंगी, काफी चीजें, बहुत सारी चीजें आपकी ऊपर भी रह जाएंगी जो नीचे नहीं जा पाएंगी। बहुत सारे मॉलिक्यूल जो नीचे नहीं पहुंच पाए, ऊपर रह गए, नीचे नहीं आ पाए। हाँ, काफी नीचे आ जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो आपने सिलरी ली, सिलरी को अप्लाई कराया एक फनल के अंदर, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपने डाला इसके अंदर, फनल के अंदर एक कॉटन क्लॉथ लगा दिया, कॉटन क्लॉथ लगा दिया। अब आपको दो चीजें मिल रही हैं, एक तो नीचे मिल रहा है आपको फिल्ट्रेट, और कुछ ऊपर रह गया रिटेंटेट। ठीक है, ये सिलरी बनाई आपने, इसको फनल में डाला, फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म किया, ठीक है, वही फ्रक्शन मेथड कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो दो मेथड है। पहला मेथड हमने कौन सा यूज किया, नंबर वन फ्रक्शन मेथड, ठीक है। नंबर वन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, फ्रक्शन मेथड। हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, कौन सा हम इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट ले रहे हैं, ध्यान रखना, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के अंदर हमने पूरा जो भी मोटार पेस्ट से चटनी बनाई थी डिसॉल्व कर लिया है, उठा करके इस फनल के अंदर डाल करके हम फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म कर रहे हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन आपका चल रहा है। फिल्ट्रेशन, अब हमें दो चीजें मिल रही हैं बेटा, ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन। एक तो मिल रहा है यहां पर रिटेंटेट, ये ना जो नहीं फिल्टर हुआ, रिटेंटेट जो रह गया, ठीक है, नीचे नहीं गया। ठीक है, रिटेंटेड क्या होगा, एसिड सॉल्युबल होगा या एसिड इनसॉल्युबल होगा, एसिड इनसॉल्युबल, तभी तो रह गया एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, और काफी बड़े मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इनको आप मैक्रो मॉलिक्यूल बोल सकते हो। ठीक है, जबकि यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां आपको फिल्ट्रेट देखने को मिल रहा है, फिल्ट्रेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एसिड सॉल्युबल होगा, टोटली क्या होगा, एसिड सॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल, बिल्कुल एसिड में सॉल्युबल है। एसिड कौन सा लिया है आपने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, माइक्रो, 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 बहुत बेसिक बातें करा रहा हूं आपको, बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है, समझना बस आप अच्छे से। ठीक है, ये सब क्या होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल, जो नीचे आ गए माइक्रो, जो नहीं आ पाए मैक्रो। ठीक है, समझे, समझे, हाँ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। बेटा मेरे लेक्चर का ड्यूरेशन 1.5 घंटे का होता है मात्र, रिलैक्स फॉर्म में पढ़ाता हूँ, रिवीजन कराते हुए पढ़ाता हूँ। आज तो पहला लेक्चर है, ठीक है,
अब कल मैं पहले लेक्चर का रिवीजन कराऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा। अगले लेक्चर होगा उसमें पहले लेक्चर का रिवीजन होगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। और ढेर सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा बायोमोलिक्यूल के। आज तो इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, बेसिक, बिल्कुल आउटर बेसिक, ठीक है। कल मैं पहला टारगेट मेरा होगा, कल मैं पूरी सीक्वेंस बताऊंगा, पहले मैं कार्बोहाइड्रेट कराऊंगा, उस पर कमांड कराऊंगा बहुत बेहतर वाली, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फिर आगे कराऊंगा मैं अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ठीक है, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट लूंगा, फिर लिपिड वाला लूंगा, फिर न्यूक्लिक एसिड लूंगा, ठीक है। फिर लास्ट में आकर के एंजाइम मैकेनिज्म पूरा जितना भी है वो सब कवर कराऊंगा। बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं तुम्हें समझाने की, समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई ड्राइंग नहीं चल रही है? यहां तक कोई डाउट? हाँ, फिल्ट्रेशन हो गया बेटा। एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल। यस, सारे माइक्रोमोलिक्यूल यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। माइक्रोमोलिक्यूल यहां पर आ चुके हैं, मैक्रोमोलिक्यूल वहां पर हैं, ठीक है। अच्छा, एक ध्यान रखना, इसमें एक्सेप्ट और लिख रहा हूं, मैं समझाऊंगा इसको। एक्सेप्ट लिपिड, इससे आपको याद रहेगा लिपिड एक्चुअल में होता माइक्रो है, ठीक है, पर यहां नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? पूरी साइंस समझाऊंगा इसकी, ठीक है, ठीक है। यहां मैक्रो के अंदर लिपिड प्रेजेंट in the form of vesicles. वेसाइकल्स की फॉर्म में यहां लिपिड प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो? क्योंकि ये अकेले रहते ही नहीं है, अकेले देखोगे तो माइक्रो हैं, पर रहते वेसाइकल्स की फॉर्म में, समझाऊंगा, ठीक है। ये रिवीजन के टाइम पे लाइन बड़ी तुम्हें याद आएगी, ठीक है। अभी तो लिख रहा हूं, फिल्ट्रेट और रिटेंटेट, ठीक है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? अब मैं क्या करूंगा, फिल्ट्रेट में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और रिटेंटेट में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। भाई क्या चीज है जो फिल्ट्रेट में है और ऐसा क्या है जो रिटेंटेट में है, वो समझो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, व्हाइट कलर लेते हैं भाई, यहां पर क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल में क्या होंगे, जैसे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स, सिंपल सुगर, ठीक है, सिंपल सुगर। और क्या होगा यहां पर भाई, सिंपल सुगर के अलावा, ठीक है, अमाइनो एसिड सिंपल सुगर हो गया, ठीक है। लिपिड वहां पहुंच जाएंगे, समझाता हूं अभी मैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, यानी एक तरीके से सारे के सारे मोनोमर्स हैं, ये ऑल आर मोनोमर्स, ठीक है, हाँ, सब मोनोमर्स होंगे, ठीक है, हाँ। ठीक है, यहाँ लिपिड नहीं होंगे, क्योंकि लिपिड बस होते हैं यहाँ पर होते नहीं है, क्यों, समझाता हूं अभी, ठीक है। इसके अलावा आइंस भी यहाँ होंगे, इसके अलावा मिनरल्स भी यहाँ होंगे, एटसेट्रा। ये सब क्या है, यानी इनडायरेक्टली यहां पर अगर मैं आपसे कहूं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं, प्लस इनऑर्गेनिक भी हैं। और आपको याद रहेगा कि जब भी मैं फिल्ट्रेट की बात करूंगा, फिल्ट्रेट की बात करूंगा, ठीक है, यहां हो गया रहा है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन चल रहा है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेट मिलेगा, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स दोनों ही देखने को मिलेंगे यहां पर, ठीक है। जबकि रिटेंटेड के अंदर कोई भी इनऑर्गेनिक नहीं मिलेगा। अब जैसे मानो अमाइनो एसिड का पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड का पॉलीमर क्या होगा, प्रोटीन। यानी अमाइनो एसिड अगर मोती है तो ये मोतियों की माला है, ठीक है, क्योंकि नीचे आएगी नहीं माला, ऊपर ही रह जाएगी, बड़ी होगी, ठीक है। सिंपल सुगर अगर मोती है
तो पॉलीसैकेराइड, पॉली, ये मोतियों की माला है। न्यूक्लियोटाइड अगर मोती है तो उसके मिलने से क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। मतलब डीएनए एंड आरएनए, ये क्या हो गए? न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो न्यूक्लिक एसिड बड़े बड़े जो चेन है वो नीचे आ ही नहीं पाएंगे फिल्ट्रेशन में, छोटी चीजें होंगी, माइक्रो होंगे, वो नीचे आ जाएंगे, मैक्रो होंगे वो रिटेंटेड में ऊपर रह जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। आइंस और मिनरल्स, अच्छा यहां पर लिपिड प्रेजेंट होंगे, लिपिड होते तो माइक्रो है पर मिलते मैक्रो में है, पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। लिपिड वेसाइकल समझाता हूं इसको मैं, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं मैं, समझना मेरी बात। प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया, अमाइनो एसिड, सिंपल सुगर, न्यूक्लियोटाइड, आइंस, मिनरल्स। यानी यहां पर यहां ओनली और ओनली ऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक यहां नहीं होंगे, यहां पर इनऑर्गेनिक नहीं होंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल एब्सेंट। मॉलिक्यूल्स एब्सेंट। वहां पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एब्सेंट है रिटेंटेड में। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, इस डायग्राम से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ, अभी लिपिड का कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, लिपिड वेसाइकल्स बिल्कुल सही। अभी हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पे आ रहा हूं, बस एक एक स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। अभी तो सिंपल सी बात है, मैंने सिलरी बनाई है, सिलरी को छाना है, मुझे एक छनित मिल गया, ठीक है, एक ऊपर रिटेंटेड मिल गया जो फिल्ट्रेशन में नहीं आया। जो ऊपर था वो एसिड इनसॉल्युबल था, जो नीचे था वो एसिड सॉल्युबल था। ऊपर था वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, जो नीचे था वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे। छोटे मॉलिक्यूल के संग आयंस मिनरल्स नीचे आ गए, ऊपर वाले में आयंस मिनरल्स नहीं मिले, यानी रिटेंटेड के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एब्सेंट होते हैं, फिल्ट्रेट के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, रिवीजन लेक्चर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन फिजियो का बैकलॉग है, नहीं तुम पढ़े ही नहीं हो, ह्यूमन फिजियो तो मैंने स्टार्ट से कराई है और अभी खत्म ही की है। अभी लिपिड पर आ रहा हूँ, लिपिड सब कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ लिपिड पूरा समझा रहा हूँ। यहां तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? यहां तक बताओ, बीएमएस। न्यूरल में हार्ड क्या है? न्यूरल में तो इतना बढ़िया करा दिया, न्यूरल मुझे हार्ड लगता है न्यूरल में क्या हार्ड लगता है? कुछ नहीं, आ जाओ। अब तुम पीछे की बात कर रहे हो, न्यूरल करा के चुका हूं मैं अभी। अब यहाँ पर आओ, अभी हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल को खेल खेल में पढ़ेंगे, मतलब मैं बहुत सिंपल सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा हर चीज को सिंपलाइज करने की, ठीक है। टिपिकल नहीं करूंगा, ये गारंटी है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड होगी आपकी, ठीक है। पीवाईक्यू लगा लेना, तुम समझ जाओगे कि किस लेवल क्वेश्चन आते हैं, हमें किस लेवल करने, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, तो लगभग लगभग सब चीजें हो जाएंगी। और केमिस्ट्री में तो तुम जो जहां बहुत डीप स्ट्रक्चर की बात आएगी तो केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ खिचड़ी क्यों पकाएंगे उसको, ठीक है। पर फिर भी मैं मैक्सिमम स्ट्रक्चर करा दूंगा आपके, ठीक है, सिंपल फॉर्म में जितना तुम्हें बेस्ट से बेस्ट करा सकता हूं, मतलब बायो से भी ऊपर उठ के वो मैं करा दूंगा। पर बायो पूरी यहां पर कवर्ड होगी, एक क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, और मेन चीज तुम्हें ये इजी लगेगा, बस इतनी मेरी वो है तुमसे, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा कंसेप्ट ऑफ लिपिड की थोड़ी बात कर लूं। समझना, जैसे अगर मैं लिपिड की बात करता हूं, पर समझो लिपिड होता क्या है। कई बच्चों को ये नहीं पता लिपिड होता क्या है, ठीक है। कई बच्चों को ये नहीं पता लिपिड और स्टेरॉइड्स में अंतर क्या होता है। कितनों को पता है लिपिड और स्टेरॉइड्स में डिफरेंस? बोथ आर फैट सोल्युबल, बोथ आर फैट सोल्युबल, लिपिड और स्टेरॉइड्स दोनों फैट सोल्युबल होते हैं। डिफरेंस क्या होता है पता है तो थंब दिखा दो, नहीं पता तो नो लिख दो, फिर मैं उसी हिसाब से कराऊंगा।
सर से पढ़ने के बाद सब इजी लगता है, ठीक है। इसका तो कई बच्चों को नहीं पता, देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ठीक है। अब समझो, मैं समझाता हूँ। लिपिड होता क्या है भाई? लिपिड क्या है? जब भी मैं लिपिड को, अभी मैं स्टेरॉइड भी पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। लिपिड्स ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल, यस, और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। समझना, जो अल्कोहल, ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, ठीक है, और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन से जो बनता है वो लिपिड है। लिपिड कभी पॉलीमर नहीं होते, लिपिड कभी पॉलीमर नहीं होते। अभी मोनोमर पॉलीमर में भी डिफरेंस बताऊंगा अभी, पर समझना लिपिड, ठीक है, ठीक है, ये पॉलीमर नहीं होते, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, यहां रिपीटेशन ऑफ मोनोमर यूनिट नहीं होता। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, अभी चलो मैं समझा दूं पहले तो मैं। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जैसे CH2, OH, CH, OH, CH2, OH, ये ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल। समझना, बहुत सिंपल तरीके समझा रहा हूं। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, जैसे मान लो यहां पर मैं ले लूं प्लस, ठीक है, HOOC अल्काइल ग्रुप, ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हो गया। HOOC अल्काइल ग्रुप, HOOC अल्काइल ग्रुप, COOH एक ही तरह के, मैंने HOOC लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसके पास कितने OH हैं? ग्लिसरॉल के पास 3 OH हैं। अगर मैं एक फैटी एसिड जोड़ूंगा तो मोनोग्लिसराइड बन जाएगा, 2 जोड़ूंगा तो डाईग्लिसराइड बन जाएगा, 3 जोड़ूंगा तो ट्राईग्लिसराइड बन जाएगा। 3 को जोड़ने के लिए समझना भाई, यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला, अरे यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला और यहां से मैंने OH निकाल दिया, सिंपल सी बात है। सेम मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला, यहां से मैंने OH निकाल दिया, अरे यार, फिर यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला, OH निकाल दिया, यानी 3 H2O मॉलिक्यूल मैंने निकाले, तो बीच में एस्टर बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि एस्ट्रिफिकेशन चल रहा है। समझना मेरी बात बहुत आराम से, ये मैंने 3H2O बाहर कर दिए, तो क्या बना मेरा? ट्राईग्लिसराइड बना, CH2O, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O, 4 बैलेंसी पूरी करनी है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है, CHO अल्काइल ग्रुप, अगेन CH2O अल्काइल ग्रुप। भाई 3 फैटी एसिड जोड़ दिए, ये क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड्स, क्लियर है बिल्कुल। तो फैटी एसिड्स कितने? 1 2 3, जब 3 जोड़ेंगे तो 3 क्या बन जाएंगे बीच में? एस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनेंगे यहां पर बेटा? ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बन गया? एस्टर। ध्यान, लिपिड में एस्टर बॉन्ड होता है, लिपिड में कौन सा बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड। और ये क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे? ट्राईग्लिसराइड, ट्राई, और ट्राईग्लिसराइड्स को हम क्या बोलते हैं? लिपिड, LIPID, लिपिड। तो ये होते हैं लिपिड। बिल्कुल बेसिक बात समझाइए, लिपिड होते क्या हैं? लिपिड होते क्या हैं? ठीक है, समझे? लिपिड होते क्या हैं? कुछ भी नहीं भाई, एल्कोहल और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का मैं एस्ट्रिफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, 3 वाटर के मॉलिक्यूल मैंने निकाल दिए यहां पर, ये गए बाहर, ठीक है, 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दिए, ठीक है, और एस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है भाई। क्या बन गया? ट्राई, भाई मोनोग्लिसराइड भी बन सकता था, डाई भी बन सकता था, पर हमने क्या बनाया? ट्राई, ट्राई। जहां पर भी OH ग्रुप होगा, किसी भी 2 कंपोनेंट को जोड़ना है तो OH ग्रुप चाहिए चाहिए, ठीक है, यस, क्लियर है? हाँ, क्योंकि मैंने मेडिसिन में वर्क किया हुआ है, तो हम लोग नेचुरल कंपोनेंट में जब स्ट्रक्चर देखते थे तो OH ग्रुप देखते थे। अगर मुझे OH ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, तो मैं किसी भी दूसरे कंपोनेंट को वहां पर टैग कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो OH ग्रुप 3 दिख रहे हैं मुझे यहाँ भाई, तो 3 ऐसी फैटी एसिड जोड़ दिए मैंने, ठीक है, तो बन गया हमारा लिपिड। अभी लिपिड पढ़ाऊंगा
बस ये फैटी एसिड के प्रकार चेंज करते जाओगे तो लिपिड के भी प्रकार होते जाएंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, बेसिक समझना पहले, क्योंकि आज मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं। ठीक है, अभी कुछ पढ़ाना तो कल से चालू करूंगा, कल से स्टार्ट होगा एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल, आज तो बेसिक चलेगा। ठीक है, बेसिक क्लियर करो पहले। ठीक है, तो लिपिड समझ में आ गया, लिपिड क्या होता है? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? तो लिपिड की अगर मैं बात करूं, लिपिड की बात करूं, ठीक है, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन होता है। और जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होता है, इनको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल पूल। भाई एसिड इंसॉल्युबल पूल जिसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। भाई एसिड इंसॉल्युबल पूल जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, वहां क्या कर रहे हैं? ये तो माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है। ठीक है, ये तो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इनको तो एसिड सॉल्युबल पूल में होना चाहिए। ठीक है, समझना मेरी बात? यस। ठीक है, 800 भी लिख सकते हो, 10,000 भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो मैंने 10,000 अभी जो इंटरनेशनल बुक्स में अपडेट किए हैं तो उनको मैंने वहीं लिख दिया है, इसमें आता नहीं है। अब स्टैंडर्ड 10,000 करके यूज करते हैं लोग। ठीक है, हाँ, टोटोरा में 10,000 दे रखा है। ठीक है, और जो नॉर्मल बुक्स है उनमें 800 दे रखा है, एक ही बात है। ठीक है, इस पर ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट इनका लेस देन 10,000 डाल्टन, बहुत कम होता है इनका। ठीक है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में रखा है, बट प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल जहां होते हैं वहां पाए जा रहे हैं, अभी बताया ना। ठीक है, भाई लिपिड कहां मिल रहे हैं? लिपिड कहां मिल रहे हैं? रिटेंटेट में मिल रहे हैं। नीचे क्यों नहीं गए भाई? ये नीचे क्यों नहीं गए? क्योंकि ये होते तो माइक्रो हैं, पर इतने दुष्ट हैं। ठीक है, मैं अकेला माइक्रो हूं। ठीक है, मैं जा सकता था उन पोर से नीचे, पर मैं अकेला कभी नहीं रहता, मैं दूसरे का भी हाथ पकड़ के रखता हूं, उसका भी हाथ पकड़ के रखता हूं, और मिलकर के हम कई मिलकर के एक चेन बना लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? और सारी चेन आपस में जुड़ करके वेसाइकल बना लेती हैं। ठीक है, मैं रहता ही नहीं हूं अकेला, मैं अकेला रह ही नहीं सकता, मैं तो दोस्तों के साथ चेन बना करके छोटे छोटे वेसाइकल बना के रहता हूं। तो मेरा साइज क्या हो गया? बहुत बढ़ गया। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़ गया। इस वजह से मैं फिल्ट्रेट में नहीं आ पाया, मैं वेसाइकल की फॉर्म में कहां रह गया? रिटेंटेट में। ठीक है, रिटेंटेट में तो लिपिड वेसाइकल्स यहां आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो लिपिड को नीचे हो जाना चाहिए था, पर लिपिड नहीं आया क्योंकि वो वेसाइकल की फॉर्म में था, इसलिए रिटेंटेट में रह गया। आई या नहीं आई? सर कैसे? अब मैं इसको बताता हूं, आगे आ जाओ। ठीक है, अब इसको आ जाओ, कहां गया पेन? ठीक है, एक्चुअल में जगह है, हाँ, एक्चुअल में समझना मेरी बात, जो लिपिड होते हैं ना, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फेट हेड है, ये फैटी एसिड की चेन है इसके पास, ये फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये हेड होता है, ये टेल होती है। ठीक है, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। जबकि टेल होती है ना, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक
फोबिक, फिलिक यानी लाइक करने वाला, फोबिक फोबिया डर, समझ रहे हो? हाँ, यानी वाटर के कांटेक्ट में हेड रहता है, ठीक है, टेल कभी वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहती, ठीक है। ये एक तरीके से क्या हुए, मोनोमर यूनिट हुई, ठीक है, ठीक है, ये मोनोमर है, ठीक है, ये मोनोमर है। अब क्या होगा, ये अकेले कभी नहीं रहता, ठीक है, ध्यान होगा, चाहे ये वेसाइकल्स की फॉर्म में होगा, वेसाइकल्स की फॉर्म में होगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलिपिड लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर बनती है। ये दो ही फॉर्म में रहता है, ठीक है, या तो वेसाइकल्स की फॉर्म में होगा या बाइलिपिड लेयर बनेगी। अगर मैं बाइलिपिड लेयर की बात करता हूं तो आपने अभी जस्ट साइटोलॉजी पढ़ के चुकी है, साइटोलॉजी आप सब ने अभी पढ़ के चुकी है। ये फॉस्फेट है, अभी साइटोलॉजी में पढ़ के चुके हो आप, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट ऊपर होगा, ये बीच वाला पार्ट क्या होगा, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होगा। ऐसे ही वेसाइकल्स की अगर मैं बात करूं तो वेसाइकल्स की फॉर्म में होंगे, ये अकेले अकेले रहते ही नहीं है, समझो, ये अकेले रहते ही नहीं है, ठीक है, ये वेसाइकल्स हैं, लिपिड वेसाइकल्स, ठीक है। तो इनका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट देखूं बेटा, इनका मॉलिक्यूलर वेट, यहां मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, लेस देन 10,000 डाल्टन। तो यहां मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मोर देन 1,000 डाल्टन। इसलिए ये कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन रिटेंटेट। अब समझ में आया रिटेंटेट में क्यों मिलते हैं, क्योंकि कभी भी अकेले अकेले रहते ही नहीं है, ठीक है, कभी भी ये अकेले अकेले रहते ही नहीं है। हाँ, समझे, यस, हेड वाटर लविंग होता है, यस, फिलिक लाइक करने वाला, फोबिक डर, फोबिया। हाँ, 1,000 तो लिखा है मैंने, ठीक तो है, 1,000, समझ रहे हो सर, 1,000 होगा, 1,000 तो लिखा है भाई, ठीक है, ओके। अब बताओ समझ में आया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जितने भी तुम किसी भी कोचिंग की और नोट्स उठा के आओगे, क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट छोड़ने वाला ही नहीं हूं, तुम क्या मान रहे हो, कोई कंसेप्ट ही नहीं छोड़ूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। तो छोड़ो, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं बताऊं तो तुम्हें बायोमोलिक्यूल जो मैं अक्सर कर पढ़ाता हूं हमेशा, लेरिंजर नेल्सन कॉक्स, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की सबसे बेहतरीन बुक है, ठीक है। सोचो इस बुक को मैं यूज करूंगा इन कंसेप्ट को, पर एनसीईआरटी के धागे में परोऊंगा, ऐसा नहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी, नो, एनसीईआरटी के धागे में इसको परोऊंगा, ठीक है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि क्या हो गया, एनसीईआरटी पर तो कमांड होगी ही होगी, और साथ में कंसेप्ट पर कमांड होगी। टोटोरा देखोगे सर, टोटोरा एक बार दिखा दो, टोटोरा देख लो यार, सारी बुक्स मेरे पास ही रहती हैं, ठीक है, अक्सर का जहाँ घूमता रहता हूँ बुक्स मेरे साथ रहती हैं, ठीक है, ये है टोटोरा, ठीक है, ये है टोटोरा, ये ह्यूमन, इसमें ही बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, बट ह्यूमन फिजियो की सबसे अच्छी बुकों में काउंट होती है टोटोरा, समझे। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है।
इसके बेस पर अब मैं आपसे बोल सकता हूं कि एक सेल के अंदर क्या क्या, इसमें बस रिड्यूसिंग ऑर्डर याद कर लेना, ठीक है, क्या क्या होता है एक सेल के अंदर, आप समझ गए होंगे क्या क्या होता है। वाटर सबसे ज्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। मैं जिन सर के अंडर में मैंने मतलब योगा और इन चीजें सीखी थी, ठीक है, भास्कर सर हैं, ठीक है, तो वो मतलब नेचुरोपैथी सेंटर के मतलब ओनर भी हैं, जहाँ मैंने थोड़ा सा एक जब अर्ली स्टेज तुम्हारी एज का होऊंगा तब से थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मतलब नॉलेज उनसे लेना चालू स्टार्ट की। और मेरा ब्रदर योगा का एक्सपर्ट भी है, ठीक है, मतलब वो कैवल्य धाम से, मतलब इस फील्ड के अंदर थोड़ी सी नॉलेज है, क्योंकि पूरा मेरा मतलब जो पारिवारिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतलब मेडिकल साइंस और इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो मेरी बहुत सारी बुक्स हैं जहां से मैं चीजें लेता हूँ, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट, एक पिरामिड का एक्सपेरिमेंट मेरे सामने किया था और एक वाटर एक्सपेरिमेंट मेरे सामने किया था, ठीक है, तो मुझे पता है इसलिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता भी रहा हूँ। एक्चुअल में हमारी बॉडी मैक्सिमम किससे बनी है? वाटर से बनी है। अब आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है। जब भी आप जब भी आप टेंशन लो, ठीक है, जब भी आप ऐसा डिप्रेशन में आ रहे हो, अब नहा लो, अपनी बॉडी को पानी में डिप कर लो, ठीक है, आपका टेंशन दूर हो जाएगा, मैं सच कह रहा हूं, दूर हो जाएगा, क्योंकि वाटर तत्व की कमी हो जाती है। और आप करके देखना, आपको एकदम आनंद मिलेगा, क्योंकि जब भी आप गड़बड़ी करोगे तो ये वाला पार्ट को पूरा करना है, पानी इंटेक ज्यादा करो, पानी में डिप करो बॉडी को, नहाओ अच्छे सुबह शाम, तो देखो आपकी आधी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, एकदम मस्त रहोगे, परफेक्ट रहोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, सर मैं नहाता नहीं हूँ, ठीक है, नहीं नहाओगे तो परेशान रहोगे, नहाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बॉडी का पार्ट वाटर से बना है। अब दूसरी बात, आप जो वाटर इंटेक करते हो, वाटर एक्चुअल में कहां से मिल रहा है आपको? डेड वाटर ले रहे हो या लिविंग वाटर ले रहे हो, ठीक है। पानी जब भी लो, ठीक है, एक ऐसे एटमोस्फेयर, कहते हैं अगर पूजा घर में, जब भी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जहीं कहीं भी हो, पूजा घर में अगर पानी रखा हुआ है तो वहां की जो वेव्स होती हैं, वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, तभी तो उस पानी को हम बोलते हैं अमृत है, ठीक है, क्योंकि उस पानी का स्ट्रक्चर, एक नॉर्मल तुम वाटर ले रहे हो उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। यस, हमेशा अच्छे एटमोस्फियर में रखा हुआ पानी, ठीक है, मटके में रखा हुआ पानी, समझ रहे हो, वो हेल्दी वाटर होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। बहता हुआ पानी लिविंग वाटर होता है, उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, ठीक है। नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक पानी बर्तन में रखो और जहां पानी रखा है ना वहां शोर शराबा, गंदगी, चीख पुकार, गालियां दो उस पानी को, ठीक है। और एक पानी को आप मंदिर में रखो जहां आपकी वाइब्रेशंस अच्छी हो, जहां पर आपकी प्रेयर चल रही हो, दोनों पानी के स्ट्रक्चर में अंतर अंतर होगा 100%। 100% एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहां पर आपको मतलब एम्स, क्या मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज में एम्स के अंदर तो है टेम फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दोनों है वहां पर, ठीक है। हाँ, वहां आप देखना स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग मिलेंगे, वो डेड स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। सोचो तुम जिस पानी को इंटेक करते हो वो पानी बहुत वैल्यूएबल होता है आपकी हेल्थ के लिए, कि आप कैसे पानी को पी रहे हो, ठीक है। आप समझना मेरी बात, तभी तो जब मेडिकल साइंस फेल हो जाती है डॉक्टर क्या कहता है, इसका हवा पानी चेंज कर दो, ये सही हो जाएगा। हवा पानी चेंज करने से आप सही हो जाओगे, यस। अगर आप ऐसा पानी इंटेक करते हो जिसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, जो लिविंग वाटर है, जो एक अच्छे एटमॉस्फेयर का पानी है, ठीक है, आप समझ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली समझ लो आपकी आधी बीमारियां यूं ही दूर हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर्स बोलते हैं, क्लियर है। मैंने बताया भी था, मैं एक बार मेरे पेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, तो मैं मतलब कई दिन से ट्रैवल कर रहा था, फिर एक दिन पहाड़ों पर भी गया मैं, उसी दौरान एक एक टूर मेरा वहां पर भी था। तो वहां जो पहाड़ों से निकलते हुए पानी होता है ना, स्रोत होते हैं छोटे छोटे पानी के जहां से निकलता है पानी, तो भीड़ लगी थी, मैंने क्यों रुके हैं यार, सर नेचुरल स्रोत है पानी का, तो पानी भर लो, तो मैं भी गया, 2-3 बोतलें भर ली और खूब भूख लगा के पानी पी लिया। भाई मेरा पेट सब सही, एकदम एकदम मस्त, एकदम दुरुस्त, मैं सच कह रहा हूँ, जबरदस्त। वो फील मैंने किया था, मैंने कहा यार इतना पावरफुल होता है, यस। तभी तो कहते हैं पानी आप जो पी रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में 70 से लेके 90% ओनली और ओनली वाटर है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? ठीक है, आपकी बॉडी में 70 से 90% वाटर है, इसलिए वाटर को हल्के में मत लेना, पानी आप इंटेक करते रहा करो, ठीक है। पानी में बॉडी को डिप किया करो, या शावर से या बाल्टी से मग्गे से पानी को से नहाया करो, ठीक है। और पानी जब पी रहे हो तो देखो कहाँ का पानी पी रहे हो, कहाँ से पानी ले रहे हो, किस जगह का पानी है, यस, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, समझ रहे हो। हाँ,
और पानी के लिए घड़ा यूज करो, क्योंकि पानी की पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इस पर मुझे पूरा डिटेल वीडियो भी आपको देना है कि पीएच का रोल क्या है बॉडी के अंदर, और वाटर पीएच कैसे आपको मैनेज करनी है, बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। समझ में आ गया? काफी चीजें बता दी मैंने। प्रोटीन सेकंड नंबर पर आती है 10 से लेकर के 15%, कार्बोहाइड्रेट नंबर थर्ड पर आएगा, लिपिड नंबर 2 पर आएगा, न्यूक्लिक एसिड सॉरी 5 to 7%, और आइंस 1% आएंगे। समझे? आरओ वाटर ठीक है, पर आरओ वाटर को मटके में डालो, घड़े में डालो, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लास्टिक बहुत होती है, केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब उसको 24 आवर मटके से क्रॉस कर दोगे तब जाकर के उसकी पीएच सब चीजें मेंटेन होती हैं, समझे? सर बता रहे हो, वीडियो भी तो लाओ, लेके आ रहा हूँ। सावन सब कुछ है, पूरा एक्सपेरिमेंटल है, पर वो परिस्थितियां नहीं बन पा रही, अब बनेंगी, बहुत जल्दी बनेंगी, ठीक है। कुएं का पानी जबरदस्त होता है, पर अब कुएं क्लीन नहीं बचे, अब मत पीना कुआं, ठीक है, गंदगी बहुत होती जा रही है। समझे? अब आ जाओ, हैंडपंप का पानी, वापस आ जाओ, ठीक है। तो समझ में आ गया, रिड्यूसिंग वाटर ध्यान रखना है आपको बस, ठीक है। वाटर सबसे ज्यादा होगा। नंबर सेकंड पर कौन आएगा वाटर के बाद? प्रोटीन। प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के बाद आप कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आइंस। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आइंस, इसको आपको याद रखना है। यहां तक कोई डाउट? ये अभी हमने फिल्ट्रेशन मतलब एक मेथड पढ़ा है, फ्रक्शन मेथड। फ्रक्शन मेथड में इतना समझा है कि आप फ्रक्शन के थ्रू भी आप एनालिसिस कर सकते हो, समझे? चलो आज इतना ही रखेंगे। कल सेकंड मेथड कराऊंगा मैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन मेथड, जिसमें बिल्कुल जो तो मैंने खूब लैब में 3-4 साल किया है, मेडिसिन लैब में था, हर्बल मेडिसिन बनाते थे हम, डिफरेंट लीव्स को लेकर के आते थे, उनको ड्राई करते थे, ठीक है, ओवन के अंदर ड्राई करके, पहले वेट करते थे, ड्राई करके वेट करते थे, फिर उसको क्रश करके उसको फिर फिल्टर डिस्टिलेशन मेथड से उसका एक्सट्रैक्ट निकालते थे। वो मैं कराने वाला हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है, नेक्स्ट उसमें आएगा, ठीक है। पहले मैं एनसीईआरटी करा दूं इतनी, ठीक है। हाँ, डिस्ट्रिक्शन मेथड में अगले में कराऊंगा, अगली क्लास के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी साथ लेके चलनी है। अब आ जाओ। अच्छा, इसको बड़ा नहीं कर पाया, कोई नहीं। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। हु डस वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले टू गेट एन आंसर वन हैज परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं? केमिकल एनालिसिस, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेना। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी ले लो, चाहे वेजिटेबल ले लो या कोई पीस ऑफ लिवर ले लो, मतलब लिवर सेल ले लो, एनिमल सेल, ठीक है। इसको ग्राइंड करो अच्छे से, ठीक है। ग्राइंड इन किसमें ग्राइंड करना है? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, CCl3 या Cl3CCOOH, एक ही बात है, ठीक है। यूजिंग अ मोटार एंड पेस्टिल, मोटार और पेस्टिल आप यूज करोगे, मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। वी ऑब्टेन अ थिक सिलेरी, आपको एक थिक सिलेरी एकदम मतलब पूरा पेस्ट बना हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इफ वी वर टू स्टेन, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेन दिस थ्रू अ, ठीक है, एक चीज क्लॉथ होता है या कॉटन क्लॉथ। चीज क्लॉथ का मतलब है जो पनीर बनाते हैं हम, दूध को फाड़ते हैं, दूध को फाड़ने के बाद, ठीक है, उसको एक क्लॉथ में डालते हैं और प्रेस करते हैं, उसको चीज क्लॉथ बोलते हैं, या आप कॉटन क्लॉथ बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। आप चीज क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ ले लो आप, ठीक है, फनल में लगा दो। वी वुड ऑप्टेन टू फ्रक्शन, आपको दो फ्रक्शन मिलेंगे फ्रक्शन मेथड में। एक को बोलोगे आप फिल्ट्रेट, एक को बोलोगे आप रिटेंटेट, जो रह गया रिटेंटेट, जो नीचे पहुंच गया फिल्ट्रेट, ठीक है। वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट एंड जो क्या होगा? एसिड सॉल्युबल होगा, जो नीचे आ गया एसिड सॉल्युबल होगा। और सेकंड को क्या बोलोगे आप? रिटेंटेट, रिटेंटेट जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन होगा। अब यहां दो फ्रैक्शन मिल गए, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताओ एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिलेगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्या मिलेगा। लिपिड पे क्वेश्चन आता है, आप कभी भूलोगे नहीं। लिपिड एक्चुअल में एसिड सॉल्युबल पूल में होना चाहिए, पर होता कहां है? इनसॉल्युबल पूल है, माइक्रो
पर बिहेव कैसा करता है, मैक्रो, क्योंकि ग्रुप में रहता है, वेसिकल्स की फॉर्म में रहता है। ठीक है, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। अब एसिड सॉल्युबल पूल में क्या क्या थे, सब मैंने बता दिया आपको। इनसॉल्युबल पूल में क्या क्या थे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन हायर क्लास यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालिसिस लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट विल, ठीक है, ओके, अच्छा ये तो मैंने करा ही दिया। इट विल, ठीक है, suffice to say that they one extract and compounds then subject to extract to various separation technique till one has separate a compound from all other compound। अब जैसे देखो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे बहुत सारी टेक्निक है, मैंने सब यूज की हुई है इसमें। फ्रैक्शन मेथड भी हम यूज करते हैं, यानी अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट डाल डालकर अलग अलग लेयर बना करके अलग अलग कंपोनेंट को अलग कर लो। या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, उससे आप अलग कर लो। नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी अलग कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी इसको अलग कर सकते हो। यस, ठीक है। एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है, when applied to compound giving an idea to molecular formula and the probable structure of the compound। और अब इससे हम क्या बाद में आकर के उन कंपाउंड को अलग कर लेते हैं, उनके स्ट्रक्चर को एनालिसिस करते हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। जितने भी कार्बन कंपाउंड हमें वहां मिल रहे हैं, यस, ऑल आर बायोमोलिक्यूल। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड आल्सो गॉट, भाई उनके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं, यस, एलिमेंट एंड कंपाउंड इन दैम। ठीक है, हाउ डू वी नाउ दिस। अब इनऑर्गेनिक के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा आइसोलेट करने के लिए, वो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, तो आज जितना करा दिया उतना ब्रेन में सेट है या नहीं, सेट है ना एकदम। बेसिक मैंने बातें की हैं, बेसिक थोड़ा सा कल और चलेगा। मैं कल इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कराऊंगा, कैसे हम ऐश बना करके उससे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। और कल प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कंसेप्ट परमानेंट सेट करूंगा और कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, ये कल के लिए हो गया आपका ये वाला पार्ट। कुछ एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। द मोस्ट अबेंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल, बताओ सबसे ज्यादा मिलने वाला कंपोनेंट अबेंडेंट मॉलिक्यूल कौन होगा सेल का, जरा देखूं क्या बोलते हो। हाँ, सिंपल सी बात है, वाटर, मैक्सिमम वाटर होता है। The four element that make up of 96% of all element found in living system are। मेन कौन कौन से फोर एलिमेंट है सबसे ज्यादा मिलते हैं लिविंग सेल के अंदर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और थर्ड, यस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, ये मैं कल कराने वाला हूं डिटेल में। ठीक है, ओके, तो कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम। ओके, पूरी जोश और एनर्जी से आना, क्योंकि बायोमोलिक्यूल समझने का भी और इंजॉय करने का, उसमें इंजॉय करना, क्योंकि तुम्हारे आसपास सब जगह बायोमोलिक्यूल तो है। तुम जो खा रहे हो बायोमोलिक्यूल है, समझ रहे हो ना, हवा ले रहे हो बायोमोलिक्यूल है, समझ रहे हो, हाँ, तो सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे एटमोस्फेयर में आसपास है। तो उसको अप्लाइड प्रैक्टिकली एकदम चीजें लेके चलना। ठीक है, बिल्कुल। प्रोटीन की बात करूंगा, अप्लाइड प्रोटीन की बात करूंगा, तुम जो खाते हो, बाल जो कराते हो, करली कराते हो, स्ट्रेट कराते हो, बिल्कुल अप्लाइड चीजें लेके चलूंगा, तो मजा आने वाला है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।